भारत में आज हर घंटे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से 3 महिलाओं का रेप होता है। हर 3 में से एक शादीशुदा महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है। इंडियन गवर्नमेंट के एक डेटा के मुताबिक साल 2022 में पूरे भारत से 31,000 से भी ज्यादा रेप केस रिपोर्ट किए गए थे। हर दिन के हिसाब से आंकड़ा औसतन 90 केसेस तक पहुंचता है। और जो बात यहाँ पर डराने वाली है वो ये है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। भारत के जुडिशियल सिस्टम में मैरिटल सेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। शादी के बाद किसी भी मामले में पत्नी की कंसर्न भारत में मायने नहीं रखती है। और ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि इस देश की लगभग 90% महिलाएं सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। ये सब तो पुराने आंकड़े हैं और पुरानी बातें जिन्हें सुन करके, समझ करके और अपने आसपास महसूस करने के बाद भी भारत में ज्यादातर लोगों को कुछ भी बुराई इसमें नजर नहीं आती है, क्योंकि भारत के लोगों ने कुछ बातों को समय के साथ साथ स्वीकार कर लिया है और अब उनको बहुत सी घिनौनी घटनाओं में भी कुछ गलत नजर नहीं आता है। मगर आज आपको प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुन करके और उसके घिनौने काम के बारे में जान करके भी घिन नहीं आती है, चिंता नहीं होती है, तो आपको फिर से अपनी संवेदनशीलता पर विचार करने की जरूरत है। साल 2023 में एडीआर नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग नेताओं के 4700 से ज्यादा एफिडेविट की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में 134 सिटिंग एमपीज और एमएलए जैसे हैं जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस चल रहे हैं। और देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने ऐसे लोगों के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी इन्हें चुनाव में उतारा। और इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने इनके लिए कैंपेनिंग का काम भी किया और ये लोग अपने कैंपेन्स में महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा भी करते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है, ऐसे लोग चुनाव में जीत भी हासिल कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इन बातों को हमने अपने एक वीडियो में आपको बता भी दिया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अब जब ऐसे लोगों के पास देश चलाने की पावर होती है तो इस देश में महिलाओं के लिए अच्छे कानून लाने की बात, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश और जो कानून बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का तो सवाल ही पूछना गलत है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बड़े छोटे नेताओं को महिलाओं के लिए बहुत सी ऊट पटांग बातें बोलते हुए और कुछ भी ऊट पटांग करते हुए देखा है। हमने लोकतंत्र में मंदिर की तरह पवित्र समझे जाने वाली संसद में भी ऐसे नेताओं का वहशीपन देखा है। मगर पिछले महीने जो कुछ भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर देखने और सुनने को मिला वो सचमुच दिल दहला देने वाली बातें थी। भारत में फिलहाल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अगले महीने के पहले सप्ताह में इन 7 चरणों के नतीजे से यह तय होने वाला है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता फिलहाल इस घमासान में जोर आजमाइश कर रहे हैं और बीच बीच में तू मैं भी चल रही है और एक दूसरे पर दोषारोपण का वही पुराना खेल भी चल रहा है। और इस खेल में अब जो एक नया इक्का कुछ दलों के हाथों में लगा है वो है 2976 वीडियोज, जिसमें सैकड़ों महिलाएं नजर आ रही है और उनके साथ एक व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना है। भारत के कर्नाटक राज्य में 26 अप्रैल से 7 मई तक सभी 28 सीटों पर चुनाव पूरे हो गए हैं। इस राज्य में बीजेपी अपने अलायंस जनता दल सेक्युलर के साथ मैदान में उतरी थी और इसके लिए जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें जेडीएस के खाते में 3 सीटें आई थी, जिन पर इन सभी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इसमें से खासन क्षेत्र पर पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी रेवन्ना को खड़ा किया था और इस जगह इस कहानी की केंद्र बिंदु है। इस सीट के लिए 26 अप्रैल के दिन वोटिंग होने वाली थी, इसलिए रैलियों का तांता लगा हुआ था। और इसी गहमागहमी में चुनाव से 5 दिन पहले कुछ लोग हासन में दाखिल होते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर, घरों में, बेंचेस पर, जहां भी मौका मिलता है वहां पर पेन ड्राइव फेंक करके चले जाते हैं। ये लोग कौन थे इसका लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला और ना ही उन्हें मालूम था कि उन पेन ड्राइव में क्या कुछ चीजें थी। मगर जब लोगों ने पेन ड्राइव को लगा करके देखा तो वहां उन्हें 2976 अलग अलग वीडियोज मिले, जिनमें उनके इलाके के उम्मीदवार रेवन्ना नजर आ रहे थे, जो बिल्कुल ही एक अलग वहशी अवतार में महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। खुद ही वीडियो शूट भी कर रहे हैं और महिलाएं कुछ वीडियोस में उनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन रेवन्ना पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी वीडियोस में अलग अलग जो महिलाएं नजर आ रही थी उनमें से कुछ महिलाओं को प्रज्वल पर्सनली जानता था, कुछ पार्टी वर्कर्स थी, कुछ उसके घर पर काम करने वाली महिलाएं थी, कुछ पुलिस अफसर और पंचायत के अलावा अलग अलग हैसियत पर काम करने वाली महिलाएं भी वीडियोज में थी, जिनका चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा था। ये सभी वीडियो जब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी नजर आने शुरू हुए तो प्रज्वल के कुछ साथियों ने विपक्षी नेताओं और पार्टियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक नेता की छवि को खराब करने के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से ये वीडियोस क्रिएट किए हैं और उन्हें अपलोड किया है। मगर ये सब बातें असल में सच नहीं थी, क्योंकि वीडियोस में रेवन्ना के घर का स्टोर रूम, उसके कपड़े और बहुत सी चीजें नजर आ रही थी, जिसे आसानी से क्रिएट करके वीडियोस बनाना नामुमकिन है। प्रज्वल रेवन्ना चुनाव वाले दिन खुद को बेकसूर बताते फिर रहे थे, मंचों से महिलाओं की सुरक्षा की बातें कर रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैलियों को संबोधित किया था और रेवन्ना को चुनाव में जीत दिलाने के लिए कहा था। 27 अप्रैल 2024 को अचानक खबर आती है कि प्रज्वल रेवन्ना अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके जर्मनी चला गया है। रेवन्ना के यूं अचानक गायब हो जाने के बाद मामला अंदर ही अंदर तूल पकड़ने लगता है।
लोगों को अब धीरे धीरे पूरी बात पता चल रही थी। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगी हुई थी। धीरे धीरे मोदी से लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और फिर रेवन्ना के पिता पर भी उंगली उठनी शुरू हो गई थी। इसी बीच रेवन्ना के जर्मनी चले जाने के बाद उनके घर की एक मेड पुलिस थाने में एक FIR दर्ज करवाती है, जिसमें उस महिला ने बताया कि जिस दिन उसने रेवन्ना के घर में काम शुरू किया था, उससे पहले जो 6 मेड वहाँ पर पहले से ही काम कर रही थी, उन्होंने मुझे रेवन्ना से दूर रहने के लिए कहा था। 3-4 महीने बाद उस नई मेड को पता चल गया कि आखिर उन महिलाओं ने ऐसा क्यों कहा था। प्रज्वल रेवन्ना ने उस मेड के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। गलत तरीके से टच करना, बेवजह कमरे में बुलाना, ये सब रेवन्ना ने शुरू कर दिया था। और जब उस मेड ने ये सब बातें रेवन्ना के पिता को बताई तो मेड की हेल्प करने के बजाय उन्होंने भी मेड के साथ वैसा ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मेड ने बताया कि उसने बहुत दिनों तक ये सब कुछ सहन किया। रेवन्ना और उसके पिता ने हर तरीके से उसको टॉर्चर किया, जलील करने की कोशिश की और ये सब कुछ सहन करते हुए उस घर में काम करती रही। मगर फिर रेवन्ना ने उसकी बेटी को भी परेशान करना शुरू कर दिया और मेड बताती है कि यहाँ करके उसका सब्र टूट गया और उसने वहाँ पर काम छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले पर प्रज्वल और उसके पिता पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल में उसके पिता को हिरासत में लिया गया है, ये खबरें भी आई थी। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। कर्नाटक के विमेन चीफ कमिश्नर नागलक्ष्मी चौधरी के पास भी ये पेन ड्राइव पहुंचती है और जब उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि वो सभी वीडियोस देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इन वीडियोस में महिलाओं की जो हालत नजर आ रही है वो देख करके किसी का भी खून खोल सकता है। नागलक्ष्मी ने इस बयान में इस मामले को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया था। इसके बाद वीडियोस में नजर आ रही कुछ महिलाओं ने व्हाट्सएप के थ्रू नागलक्ष्मी को अपनी कहानियां भी बताई, उन्हें रीच किया और सब कुछ देख समझने के बाद नागलक्ष्मी ने राज्य सरकार से कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच होना बहुत ही जरूरी है। उनकी बातों का असर भी दिखाई देता है। इस मामले के लिए जांच के लिए एक SIT का गठन किया जाता है। इस SIT टीम को 3 भागों में बांट करके 3 अलग अलग काम दिए जाते हैं। पहला यह था कि सभी विक्टिम्स के कन्फेशन रिकॉर्ड करना था। दूसरा वीडियोज का जांच करके ये पता लगाना कि वीडियोज असली है या नहीं, और साथ ही IP एड्रेस ट्रेस करना था। तीसरा काम वीडियो में नजर आने वाली सभी महिलाओं को रीच आउट करना था। मगर अब कुछ नए सवाल लोगों के मन में थे। ये पेन ड्राइव और वीडियोज को 4-5 सालों तक किसने संभाल करके रखा था? पेन ड्राइव को लोगों तक पहुंचाने के पीछे कौन था? और चुनाव के कुछ दिन पहले ये सब कुछ अचानक बाहर लाने के पीछे किसी का कोई मकसद था या सिर्फ ये एक संयोग ही था? यहाँ से एक नई कहानी सामने आई जिसमें कुछ नए कैरेक्टर भी लोगों के सामने आए और पूरी परतें खुलना शुरू हुई। दरअसल रेवन्ना की फैमिली में कार्तिक नाम का एक ड्राइवर पिछले 15 सालों से रेवन्ना के पिता और रेवन्ना के लिए काम कर रहा था। टाइम के साथ ये ड्राइवर पूरे परिवार का एक हिस्सा बन गया था। रेवन्ना के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सेस उसके पास रहता था और परिवार में किसी को बेनामी संपत्ति लेनी होती थी तो ये सब भी कार्तिक के नाम पर ही हो जाता था और फिर जरूरत पड़ने पर इससे वापस भी ले लिया जाता था। साल 2022 में इसी तरह 16 एकड़ की एक जमीन रेवन्ना परिवार ने कार्तिक के नाम पर कर दी थी और फिर कार्तिक के पास जब सारे कागज आ गए तो इस जमीन को वापस देने के लिए तैयार नहीं था। इस 16 एकड़ की जमीन के लिए आगे चल करके धीरे धीरे रेवन्ना परिवार और कार्तिक के बीच खींचतान बढ़ जाती है। कार्तिक को धमकियां मिलनी शुरू होती हैं। प्रज्वल इसकी पत्नी के बारे में काफी कुछ बुरा भला बोल देता है और इससे परेशान होकर के कार्तिक अपना काम मार्च 2023 में छोड़ करके चला जाता है। नौकरी छोड़ने से पहले कार्तिक रेवन्ना के घर से एक पेन ड्राइव उठा लेता है और अपने साथ जमीन के सभी कागज वगैरह के साथ वो पेन ड्राइव भी लेकर के जाता है जिसमें उसे पता था कि प्रज्वल रेवन्ना ने किस तरह के वीडियोस ऐड करके रखे हुए हैं। कार्तिक अपनी जमीन के सभी कागज कोर्ट में पेश करता है और वो पेन ड्राइव लेकर के बीजेपी के नेता और वकील देवराजा गौड़ा के पास चला जाता है। क्योंकि इस समय रेवन्ना की पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में थी तो कार्तिक को लगा कि बीजेपी का कोई नेता ही उसकी मदद कर सकता है। प्रज्वल रेवन्ना को जब ये सब कुछ पता चला तो 1 जून 2023 को सीधे कोर्ट पहुंचता है और ये कहता है कि कुछ एडिटेड वीडियोस को उसके खिलाफ चुनाव में यूज करने के लिए बाहर लाने की कोशिश हो रही है और केस नेता ने किया था तो फैसला भी जल्दी आ गया और कोर्ट ने 86 मीडिया एंटिटीज और 3 लोगों पर वीडियोस को बाहर न लाने का फैसला सुना दिया। यानी कि अब उन वीडियोस को लेकर के कोई न्यूज भी शेयर नहीं कर सकता था। इसके कुछ समय बाद सितंबर 2023 में ये पता चलता है कि बीजेपी और JDS एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है और एक सीट पर रेवन्ना भी चुनाव लड़ने वाला है। ये खबर सुनकर के देवराजी गौड़ा कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येदियुरप्पा को लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने पूरा मामला समझाते हुए येदियुरप्पा को कहा था कि रेवन्ना अगर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी भी घेरे में आ सकती है और चुनाव पर बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। बीजेपी से जुड़े कुछ लोग अब ये बोल रहे हैं कि ना ही ये लेटर येदियुरप्पा तक पहुंचा था और ना ही देवराजी गौड़ा का कोई मैसेज येदियुरप्पा या किसी पार्टी मेंबर को मिला था। दूसरी बात कि JDS कौन सी सीट पर किसे टिकट देगी यह फैसला करने का पूरा अधिकार उसकी पार्टी की आला कमान को था, इसलिए बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से बाहर है। इसके बाद गौड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रेवन्ना परिवार को धमकी देते हुए अपने पास मौजूद वीडियोज के बारे में बात करते हैं और उसके बाद जो होता है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। मगर अभी तक मामले में यह पता नहीं चल पाया है कि वो पेन ड्राइव किसने लोगों तक पहुंचाई थी। इस बात को लेकर लोगों ने ड्राइवर से पूछा तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि इसके पास जो कुछ था उसने देवराजी गौड़ा को दे दिया था। गौड़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी प्रज्वल के साथ चुनाव लड़ रही थी तो अगर मैं ऐसा कुछ करता तो इससे मुझे क्या फायदा होता। इससे पूरा फायदा कांग्रेस को हुआ है। इस मामले में सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ साथ देश की बड़ी एजेंसीज भी
जो सही भी है, क्योंकि इतने बड़े स्कैंडल का आरोपी इतनी आसानी से अगर भाग सकता है तो उसको किसी न किसी तरह से सहयोग जरूर मिला होगा। दूसरी तरफ जेडीएस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और पार्टी के मुखिया ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय रेवन्ना ने ट्वीट के जरिए बताया है कि वो जर्मनी की एक प्री प्लान यात्रा के लिए गया है और मामले की जांच से भागते हुए जर्मनी नहीं आया है। आखिर में बात यही हुई, चुनाव कोई जीते या हारे, रेवन्ना वापस आए या ना आए, मामले में कुछ हो या ना हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन महिलाओं का हुआ है जिनके चेहरे एक ही झटके में देश भर के लाखों लोगों की स्क्रीन तक पहुंच गए हैं और जो भी उन्होंने पहले सहन किया था उससे लाख गुना ज्यादा दुख अब उन्हें झेलना होगा, और वो भी तब जब उनका कोई दोष ही नहीं है। भारत में महिलाओं को हमेशा से किसी न किसी फायदे के लिए, राजनीति के लिए खुद का नुकसान सहन करना पड़ा है और अभी ये होता चला रहा है और किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। भारत जैसा देश 21वीं सदी में इतना ज्यादा संवेदनाहीन हो गया है कि इसको अपने वोट, अपने फायदे, अपनी पार्टी और अपने नेताओं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ना ही किसी राजनीतिक दल को किसी भी आम आदमी से कुछ लेना देना है और आम आदमी भी आम आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहता। भारत की ये संवेदनहीनता कहां तक जाएगी ये तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर उम्मीद है कि महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और कुछ वहशी लोगों को सजा मिलेगी। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप खुद सोच सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।